Hello future officers, welcome back to your channel English with Kokila. Today we are here with another video जिसमें हम आपके SSC CGL 2025 के previous year question solve करेंगे. ये जो particular set है ये आपका 18th of September 2025 का है. So without wasting any more time, let's come to our first question. Select the most appropriate synonym of the given word. Synonym choose करना है. The word is cogent. Cogent का मतलब क्या होता है? First let's look at our options. वीक, dubious, convincing, unclear. अगर आपको कोजेंट का मीनिंग नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं? वीक का मतलब होता है कमजोर. डूबियस का भी एक नेगेटिव मीनिंग है, अनक्लियर भी नेगेटिव है ना? अनक्लियर, अस्पष्ट, है ना? डूबियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डाउटफुल है, क्वेश्चनेबल है. ठीक है, जिसपे पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता. ठीक है, जो क्वेश्चनेबल है. कन्विंसिंग एक लौता ऐसा वर्ड है यहाँ पे जिसका एक पॉजिटिव मीनिंग निकलता है. कन्विंसिंग, है ना? कोई ऐसी चीज जो आपको कन्विंस कर ले. सो कोजेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो लॉजिकल है, रीजनेबल है, कन्विंसिंग है, और इसीलिए कन्विंसिंग इज योर राइट आंसर. और अगर आपको कन्विंसिंग का मतलब नहीं पता है तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं. ये भी नेगेटिव मीनिंग है, डूबियस का भी नेगेटिव मीनिंग है, अनक्लियर का भी नेगेटिव मीनिंग है, और तीनों में सिर्फ एक ही पॉजिटिव मीनिंग का वर्ड है कन्विंसिंग. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम. एंटोनिम चूज करना है. द वर्ड इज लैसिट्यूड. लैसिट्यूड का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं. पहले ऑप्शन देखो. एग्जॉस्शन, एपैथी, विगर, लेथार्जी. ठीक है, एग्जॉस्शन, एपैथी, विगर, लेथार्जी. लैटिट्यूड का मतलब है जब एनर्जी की बहुत कमी होती है. ठीक है, बहुत लैक ऑफ एनर्जी है. अगर लैक ऑफ एनर्जी या फिर लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है, तो उसे हम लैसिट्यूड बोलते हैं. ठीक है, या फिर आप फटीग भी कह सकते हैं. एक ऐसा स्टेट जिसमें आप हमेशा टायर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं. एग्जॉस्शन, है ना? एग्जॉस्शन हो गया, फटीग हो गया, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैसिट्यूड का मीनिंग है. ऑप्शंस देखिए, एंटोनिम चूज करना है. एग्जॉस्शन तो सिमिलर मीनिंग हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं है. एपैथी का मतलब क्या होता है? एपैथी बोर्डम कह लो. ठीक है, बोर्डम, या फिर अगर कोई इंसान बहुत अनइंटरेस्टेड है चीजों में, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उस फीलिंग को, द फीलिंग ऑफ बीइंग अनइंटरेस्टेड, है ना, उसे हम एपैथी कहते हैं. या किसी चीज में बोर्डम आपको फील होती है तो इस फीलिंग को हम एपैथी कहते हैं. लेथार्जी, लेजीनेस, है ना? तो ये तीनों सिमिलर मीनिंग हो गए. विगर आपका लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो विगर इज योर राइट आंसर. विगर का मतलब क्या होता है? विगर का मतलब होता है एनर्जी, जोश, ठीक है, या फिर एंथुजियाज्म. तो विगर आपका राइट आंसर हो जाता है. क्यों? लैसिट्यूड का ऑपोजिट है विगर, एंटोनिम है. ऑलराइट, चलिए. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम वन हिज लॉरेल्स. ये आपके सीजल में भी पहले देखे जा चुके हैं, और तो और आपके स्टेनोग्राफर 2025 में भी पूछे गए हैं. वन हिज लॉरेल्स, वन हिज लॉरेल्स. लॉरेल्स क्या होते हैं? लॉरेल्स आपके जो अवार्ड्स होते हैं उसे हम लॉरेल कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन देखो. अचीव्ड डिस्टिंक्शन और फेम, लॉस्ट एवरीथिंग, नहीं. चेंज्ड हिज ओपिनियन, नहीं. सेव्ड मनी, नहीं. वन हिज लॉरेल्स, कोई अवार्ड्स जीत रहा है ना, किसी चीज में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, फेम या डिस्टिंक्शन पा रहा है. ठीक है, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेलेंस, किसी चीज में आप एक्सेल कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज योर राइट आंसर. ऑप्शन वन इज योर राइट आंसर. वन हिज लॉरेल्स, कोई ऐसा इंसान जो
बहुत ज्यादा सक्सेस पा रहा है, किसी चीज में बहुत नाम कमा रहा है, एक्सीलेंस प्राप्त कर रहा है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ही इज विनिंग हिज लॉरेल्स। क्लियर? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम केम ऑफ एज। केम ऑफ एज का मतलब क्या होता है? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। रीच्ड अडल्टहुड लीगली और सोशली, अंडरस्टूड मोरालिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, अबैंडन्ड अर्लियर बिलीफ, या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। क्या होगा? प्रॉपर्टी इनहेरिट करना? नहीं। जो पुराने बिलीव्स थे उनको अबैंडन कर देना, उन्हें छोड़ देना? नहीं। मोरालिटी को समझना? नो। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। कमिंग ऑफ एज का मतलब होता है जब आप अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं लीगली, है ना, या फिर सोशली, तो उसे हम कमिंग ऑफ एज कहते हैं। करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। द वर्ड इज, अच्छा, एक वर्ड की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है जिसका मीनिंग है चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक, स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो हमेशा वो बहुत चीयरफुल और पॉजिटिव रहता है, स्पेशली खराब वक्त में। ऑप्शंस देखिए। सही वर्ड क्या है? सैंग्विन। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो हमेशा चीयरफुल और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहता है उसे हम सैंग्विन बोलते हैं। सैंग्विन की स्पेलिंग आपको देखनी है। सैंग्विन, ये तो गलत है। सैंग्विन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सही स्पेलिंग ये है, SANGUINE, सैंग्विन। ऑलराइट, नेक्स्ट। A loud and confused noise, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक बहुत ही लाउड नॉइज, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखो। ककोफनी, सोलिलोकी, रैकेट, या फिर रोर। ककोफनी, सोलिलोकी, रैकेट और रोर। तो रोर तो हमें पता है जो दहाड़ होती है, किसी लार्ज एनिमल की जो आवाज होती है उसे हम रोर बोलते हैं, ठीक है। रैकेट का मतलब क्या होता है? नॉइज, ठीक है, रैकेट का मतलब होता है नॉइज। सोलिलोक्वी का मतलब क्या होता है? सोलिलोक्वी, जब कोई एक इंसान अपने आप से बात कर रहा है और जोर से, है ना, कुछ लोग होते हैं मन में सोचते हैं, कुछ लोग दे टॉक अलाउड, है ना, तो वो खुद से बात कर रहा है, जोर से बात कर रहा है, ठीक है। और ये मोस्टली आपको देखने मिलेगा ड्रामाज में, ठीक है, तो उसे हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। क्लियर? ककोफनी का मतलब क्या होता है? ककोफनी एक ऐसा लाउड नॉइज है जो बहुत ही इरिटेटिंग सा होता है, उसे हम ककोफनी बोलते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, उनको लगेगा रैकेट होगा या ककोफनी, है ना, बट यहाँ पे सही आंसर आपका ककोफनी हो जाता है, ठीक है। अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, ककोफनी। क्लियर? वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक ऐसा इंसान जो ट्रेडिशनल पोम्स लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए। बार्ड, लिरिसिस्ट, ड्रामेटिस्ट, या फिर एसेइस्ट। एसेइस्ट वो है जो एसेज लिखते हैं, ड्रामा लिखने वाले ड्रामेटिस्ट हैं, सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखने वाले लिरिसिस्ट हैं। तो बच गया आपका बार्ड, दिस इज योर राइट आंसर, बार्ड। अगर आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना है तो विलियम शेक्सपियर को हम कहते हैं बार्ड ऑफ एवन। एवन वो जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था और वहां के वो पोएट थे, तो उनको हम नाम देते हैं बार्ड ऑफ एवन, विलियम शेक्सपियर। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बार्ड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो ट्रेडिशनल पोम्स लिखता है। क्लियर? चलिए। The investigation was dash after new evidence emerged. Phrasal verbs आपके कौन कौन से हैं? Called off, picked up, taken up, revived up. तो हमें पता है कि revived up कोई सेंस नहीं बनाता, या तो सिर्फ revived होना चाहिए था, है ना, पर यहाँ पे वो भी फिट नहीं। The investigation was dash after new evidence emerged. Called off का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कैंसिल्ड।
तो ये तो नहीं होगा आंसर। पिक्ड अप का मतलब किसी चीज को आप कलेक्ट कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। टेकन अप, टेकन अप का मतलब होता है किसी टास्क को आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या फिर रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन वाज टेकन अप, है ना, इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई आफ्टर न्यू एविडेंस इमर्ज्ड। क्लियर। चलो, द बायोकेमिस्ट इंसिस्टेड डैश कंडक्टिंग अ डबल ब्लाइंड ट्रायल बिफोर पब्लिकेशन। इंसिस्टेड है यहाँ पे, है ना, और ये क्या है, दिस इज अ जेरेंड, ये जेरेंड है आपका। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इंसिस्टेड के बाद अगर जेरेंड आ रहा है तो इंसिस्टेड ऑन यूज होता है। ऑप्शन देखो, विथ, ऑन, टू, अबाउट, राइट ऑप्शन आपका ऑन हो जाता है। द बायोकेमिस्ट इंसिस्टेड ऑन। एरर फाइंड करना है आपको। द इंटर्न्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिट इट विथ नीट हैंड राइटिंग। एरर कहाँ पे है, कैन यू फाइंड द एरर। देखो, द इंटर्न्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिट इट विथ नीट हैंड राइटिंग। एरर जो है आपके ऑप्शन 4 में है। कहाँ पे एरर है, यहाँ देखिए, नीट हैंड राइटिंग है तो यहाँ विथ नहीं होगा, इन होगा, इन नीट हैंड राइटिंग। क्लियर। It was at the summit in Vienna where the treaty was officially ratified, thereby bringing to an end decades of political uncertainty in the region. Error find करना है, can you find the error? पढ़ो इसको एक बार। It was at the summit in Vienna where the treaty was officially ratified, thereby bringing to an end decades of political uncertainty in the region. ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। और यहाँ पे देखो, इट वॉज एट द समिट इन वियना। वियना एक प्लेस है, इस प्लेस पे जो समिट हो रही है उसके बारे में बात हो रही है। वेयर द ट्रीटी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ वेयर के जगह हमें दैट यूज करना है। It was in the summit in Vienna that the treaty was officially ratified. Error कहाँ है, error है आपके ऑप्शन 2 में। So that is your right answer. Clear? चलो, they had been negotiating the deal for months. आपको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। They had been negotiating the deal for months. ऑप्शंस देखो, the deal had been negotiating for months, नहीं, the deal had been being, ठीक है, the deal has तो होगा नहीं, was भी नहीं होगा। और यहाँ देखो had been है ना, तो had been being होना चाहिए, तो this is also wrong. राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाता है, the deal had been being negotiated for months, ठीक है। ये आपका राइट पैसिव फॉर्म है। देखो, होमोनिम चूज करना है अंडरलाइंड वर्ड का। सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। द नोबल मैन रिसीव्ड अ सेरेमोनियल फीफ फ्रॉम द सॉवरेन। सेरेमोनियल फीफ, यहाँ पे जो फीफ है इसका मतलब क्या है, पहले होमोनिम को देख लो। होमोनिम कौन से वर्ड्स होते हैं, मैं हर वीडियो में इसको आपको रिवाइज करा देती हूँ, राइट, कि होमोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है बट मीनिंग अलग होता है ना। तो नोबल मैन रिसीव्ड अ सेरेमोनियल फीफ, यहाँ पे जो फीफ है इसका मतलब है एस्टेट ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, द फार्मर लीज्ड द फीफ टू अ लोकल टेनेंट, यहाँ पे जो फीफ है इसका मतलब भी लैंड है, ठीक है, लैंड को लीज पे दिया गया। द लॉ स्टूडेंट कंफ्यूज्ड फीफ विथ डीड ट्रांसफर, है ना, तो यहाँ भी लैंड का ही सेंस आ रहा है।
engineer calibrated the hydraulic sieve for flow control. तो कोई हाइड्रोलिक डिवाइस है जिसके फीफ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो ये एक टेक्निकल टर्म कह लो, है ना? कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ टेक्निकल चीज है, ये टेक्निकल टर्म है ये। नेक्स्ट देखते हैं, The archives recorded the transfer of fief, यहाँ ट्रांसफर ऑफ लैंड के बारे में बात हो रही है, क्लियर है? तो यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ लैंड है, तो एक ही सेंटेंस है जिसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना? और ये है ऑप्शन 3। सो दिस बिकम्स योर होमोनिम। क्यों? क्योंकि हर जगह लैंड वाला सेंस है और यहाँ पे एक टेक्निकल सेंस है। क्लियर? सो दिस इज योर राइट आंसर। Convert the sentence provided below from passive voice to active voice. Active voice में change करना है the possibility of the files being leaked before the official release was not ruled out. Possibility of the files being leaked before the official release was not ruled out. ठीक है? Active में change करना है। Options देखिए, officials ruled out the leak. ऑफिशियल ने रूल आउट कर दिया लीक को, ये तो बात ही नहीं हो रही है। इट वॉज नॉट रूल्ड आउट, है ना? रूल आउट नहीं किया गया था। द लीक ऑफ द फाइल्स वॉज रूल्ड आउट, मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। समवन डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट द फाइल्स वर लीक्ड बिफोर रिलीज। ठीक है, द रिलीज हैपेंड बिफोर ruling out the leak possibility. The possibility of the files being leaked before the official release was not ruled out. यहाँ भी मीनिंग पूरा ही चेंज हो जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, someone did not rule out the possibility that the files were leaked before the release. Clear? बाकी जो तीनों हैं ऑप्शंस हैं आपके, तीनों में आपका मीनिंग चेंज हो रहा है। क्लियर? चलिए, choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence. The manager is angry on the clerk. The manager is angry on the clerk. अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, is angry at, is annoyed by, is angry with, is angry over. तो angry का एक रूल है कि अगर आप गुस्सा हैं और अगर किसी इंसान से, किसी पर्सन से गुस्सा है, अगर किसी पर्सन से गुस्सा है तो एंग्री विथ लगाते हैं। ठीक है, और अगर किसी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट पे आपको गुस्सा आ रहा है या किसी थिंग पे गुस्सा आ रहा है तो एंग्री एट लगाते हैं। क्लियर? सो राइट आंसर क्या हो जाता है? द मैनेजर इज एंग्री, क्लर्क है, पर्सन के बारे में बात हो रही है, so he is angry with the clerk. Right option is option 3. ठीक है, he was accused for stealing the documents. accused के साथ हम किसका यूज करते हैं? देखो, accused के साथ हमेशा हम कौन से preposition का यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, accused of stealing, accused to steal, accused with stealing, charged for steal. क्या होगा? तो he was accused of stealing, हमेशा accused के साथ of लगता है। ठीक है, तो he was accused of stealing the documents, ये नहीं होगा। accused with stealing भी नहीं होगा, he was charged for steal नहीं होगा। ठीक है, तो right answer is option 1। चलिए, पैसेज का क्वेश्चन है आपका, let's read the passage. The accelerating depletion of fossil fuels coupled with mounting ecological degradation has propelled renewable energy from a peripheral concern to a central component of the global energy discourse. ठीक है? Yet, the conversation often fixates on the production rather than the application. A nuanced understanding of renewable energy must include not only its sources,
solar, wind, hydro, geothermal, and biomass, but also the multifaceted domains in which it can transform economies, decentralize power structures, and promote environmental justice. In the domain of electricity generation, renewables have already begun to displace conventional energy systems. Solar photovoltaic installations now power not only urban rooftops but remote rural hamlets long excluded from centralized grids. Micro-hydel projects have enabled mountain communities to harness perennial streams for electricity without the ecological upheaval of large dams. Similarly, wind energy has emerged as a significant contributor in coastal and arid zones, transforming local economies by creating decentralized, sustainable employment ecosystems. Beyond electricity, renewable energy finds compelling application in transportation, industrial heating, and agriculture. The rise of biofuels, especially second generation variants derived from agricultural waste, offers a pathway to decarbonize aviation and freight transport, sectors that have traditionally been resistant to electrification. In agrarian contexts, solar-powered pumps have reduced farmers' dependence on erratic grid supply and diesel generators, enhancing irrigation autonomy while mitigating carbon emissions. Industries often vilified for their carbon intensity are also experimenting with renewable alternatives. Concentrated solar thermal technologies, for instance, are being employed in textile processing, food dehydration, and even metallurgy, demonstrating that clean energy need not be confined to low-intensity application. Furthermore, geothermal energy is increasingly being harnessed for space heating in colder regions and for cooling through absorption chillers, thereby offsetting conventional HVAC loads. However, the significance of renewable energy transcends utility. At a deeper level, it challenges existing geopolitical hierarchies shaped by fossil fuel dependency. While oil-rich nations have historically wielded disproportionate influence, renew, sorry, disproportionate influence, renewable resources, abundant yet diffuse, enable energy sovereignty for resource-scarce regions. This, excuse me, this democratization of energy is properly managed can catalyze more equitable development paradigms. Nevertheless, integration challenges persist. Intermittently, storage limitations, land use conflicts, and upfront costs are not insignificant barriers. A hasty transition without resilient infrastructure or community consent could replicate the very injustices renewables seek to redress. Therefore, the question is not merely how to produce renewable energy, but how to embed it meaningfully across sectors, geographies, and social hierarchies. Chaliye, let's come to our question. What primary argument does the author make about renewable energy? तो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है ऑथर का रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में? Excuse me. It can only replace fossil fuel in electricity generation? Nahi. It has limited potential beyond solar energy?
ये भी बात नहीं हो रही है, लिमिटेड पोटेंशियल की तो बात ही नहीं हुई। इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव यूज लाइज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। यस, इसका जो ट्रांसफॉर्मेटिव यूज है वो अलग अलग सेक्टर्स में आपको मिलेगा। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में इसे यूज किया जाता है। राइट? What distinguishes second generation biofuels as mentioned in the passage? What distinguishes second generation biofuels? Options देखिए, they are made from animal fats, ये तो बात ही नहीं हुई। They derive from non-edible agricultural waste, okay. They require petroleum additives, नहीं। They emit more carbon than coal, ये भी नहीं। Right option is option 2. देखो, where is it? One second. यहीं कहीं पे था। It was renewable energy. One second. Electricity, depletion, centralized grid, micro hydro project, harness, last times, coastal. The rise of biofuels, especially second generation, derived from agricultural waste, है ना? So this is your right answer. Why is geothermal energy cited in the passage? Geothermal energy के बारे में बात क्यों की गई है? To highlight a rare and impractical solution, to show its political implications, to exemplify its industrial cooling and heating utility, या फिर to criticize its high cost. What is the right answer? Why is geothermal energy cited? Geothermal energy के बारे में बात क्यों की गई है, उसको साइट क्यों किया गया है? रेयर इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन को हाईलाइट करने के लिए? नहीं। टू शो इट्स पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के बारे में भी नहीं। To exemplify its industrial cooling and heating utility, right? To exemplify its industrial cooling and heating utility. It has to be somewhere around here. One second. हाँ, यहाँ देखो. Geothermal energy, it is being harnessed for space heating in colder regions and cooling through absorption chillers, है ना? So this is your right answer. According to the author, how does renewable energy challenge global power structures? कैसे challenge करता है renewable energy global power structure को? By reducing electricity usage, by centralizing production, by enabling energy independence in diverse region, या फिर by increasing oil exports. What is the right answer? इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को कम करके, रिड्यूस करके? नो। बाय सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्शन, बाय इनेबलिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस इन डाइवर्स रीजन्स। ठीक है, लेट मी फाइंड इट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई डज रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंज ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर? देखो, हाँ, ये देखो, renewable energy transcends utility. It challenges existing geopolitical hierarchies shaped by fossil fuel dependency. ठीक है, तो ये चैलेंज करता है। देखो, while oil-rich nations have historically wielded disproportionate influence, renewable resources, abundant yet diffuse, enable energy sovereignty for resource-scarce regions. ठीक है? This democratization, sorry, tongue twister, sorry, democratization of energy, if properly managed, can catalyze more equitable development paradigms.
ठीक है, इंटीग्रेशन चैलेंजेस persist. राइट आंसर इज ऑप्शन 3, है ना। यहाँ पे वही बात हो रही है कि बिकॉज सम कंट्रीज ऑलरेडी हैड मोर पावर, तो ये क्या करता है, इसको और डाइवर्स बना देता है ना। एनर्जी इंडिपेंडेंस इन डाइवर्स रीजन्स। चलिए, what is the author's caution about the rapid adoption of renewable energy? Author किस चीज को लेके caution रखने बोलते हैं regarding the adoption of renewable energy? It is economically unsustainable. It may repeat existing patterns of injustice. It leads to fossil fuel scarcity. या फिर it diminishes employment. What is the right answer? It is economically unsustainable. ये तो बात ही नहीं हो रही है. It may repeat existing pattern of injustice. Yes. It leads to fossil fuel scarcity. No. It diminishes employment. No. देखो, authors caution about the rapid adoption of renewable energy है. A hasty transition without resilient infrastructure or community consent, could replicate the very injustices renewable seek to redress, है ना। तो वो जो injustice हमें हटानी है, क्या पता शायद वही रेप्लिकेट हो जाए, वही दोहराने लगे, ठीक है, अगर आपको सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है और सही कम्युनिटी कंसेंट नहीं है तो. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. So it will repeat existing patterns of injustice, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डायरेक्ट स्पीच से आपको क्या करना है, अच्छा डायरेक्ट स्पीच चूज करना है. He confessed that the violin concerto would have remained fragmentary had the late maestro not bequeathed his annotated sketches. bequeath का मतलब क्या होता है, लेकर आना, है ना, या फिर कोई चीज अटेन कर लेना. He said the violin concerto would have remained fragmentary had the late maestro not bequeathed his annotated sketches. Next, he said the violin concerto would have remained fragmentary if the late maestro, if तो नहीं होगा. He said the violin concerto will be remaining fragmentary. No. The violin concerto would be fragmentary if sketches had not been bequeathed. Nahi. He said the violin concerto would have remained fragmentary had the late maestro not bequeathed his annotated sketches. ठीक है. This is your right answer. Option 1. The violin concerto would have remained fragmentary had the late maestro not bequeathed his annotated sketches. Okay. He said, I didn't see him at the station. Indirect speech में change करना है. He said, I didn't see him at the station. She said that she hasn't seen, has तो होगा नहीं. She said that she had not seen him at the station. She said she didn't saw him. Wrong. She said that she was not seeing. Wrong. Right option is option 2. She said that she had not seen him at the station. Rearrange करना है आपको. Elimination method, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको कैसे करना है ये. चलिए ऑप्शंस देखते हैं पहले. 2, 4, 3, 1. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि आपका पहला सेंटेंस कौन सा है, राइट. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा है. तो यहाँ पे देखिए दिस फिनोमिना, तो कोई भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो ये दिस फिनोमिना से शुरू नहीं होगी.
तो ऑप्शन 1 आपका कट जाता है। ऑप्शन 2 पे कॉन्सिक्वेंटली दे टेंड्स टू डोमिनेट। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, है ना। तो एज अ रिजल्ट किस चीज का रिजल्ट, ये भी गलत है। 3, the digital economy has given rise to new business models. Okay. अ प्राइम एग्जाम्पल, किस चीज का एग्जाम्पल नहीं पता, सो 4 भी आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 ये तीनों आपके गलत है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, जिसमें है 3 4 1 2। सीक्वेंस क्या है, 3 4 1 2। अब इसको पढ़ के देखिए। The digital economy has given rise to new business models that rely on the accumulation of data and the scale of their user base. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, जिसमें नए बिजनेस मॉडल राइज हुए हैं, जिसमें आपका डेटा अक्यूमुलेट किया जाता है यूजर बेसिस पे। ठीक है, अक्यूमुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अ प्राइम एग्जांपल इज द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी where companies like social networks and ride sharing apps create value by connecting users। ठीक है, इसके बाद 1 पे आते हैं। ये जो फिनोमिना है is often referred to as network effect, जहां पे क्या हो रहा है, हाँ, जहां पे कंपनीज जो सोशल नेटवर्क्स या फिर राइड शेयरिंग एप्स होती हैं उसमें दे क्रिएट वैल्यू बाय कनेक्टिंग यूजर्स। और इस फिनोमिना को हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं, जहां पे वेयर द वैल्यू ऑफ अ सर्विस इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ इट्स यूजर। जितने यूजर होंगे उतना अच्छा आपको सर्विस मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली they tend to dominate. As a result, they tend to dominate their respective markets, leading to the creation of powerful monopolies and oligopolies. ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाता है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन, रीअरेंज द पैसेज। दिस हेल्प्स प्रिवेंट। अच्छा, ऑप्शंस देखिए पहले, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, जो 2 से शुरू हो रहे हैं, और एक है 1 से, एक है 3 से। ऑप्शंस पढ़ते हैं। दिस हेल्प्स प्रिवेंट, कौन सी चीज है जो प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, वी डोंट नो। सो ऑप्शन 2 तो हम हटा दे देंगे यहाँ से। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज फर्स्ट आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं है। नाउ क्रॉप रोटेशन इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, excuse me, this can be your introductory sentence, है ना। अब एक बार 3 को देखो। It involves planting different crops. It यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, we don't know. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी कट जाएगा, जो कि 3 से शुरू हो रहा है। This is also wrong. अब इन दोनों में से आपको चूज करना है ना। तो हमें पता है कि 2 सबसे पहले आ रहा है। क्रॉप रोटेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ठीक है, उसके बाद अगर 3 पे आओ तो इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सिक्वेंशियली ऑन द सेम लैंड। ठीक है, 2 के बाद 3 हो सकता है। वाई, बिकॉज क्रॉप रोटेशन के बारे में बात हो रही है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें प्लांट किए जाते हैं अलग अलग क्रॉप्स एक ही सीक्वेंस में ऑन द सेम लैंड। ठीक है, एक सीक्वेंस में एक ही लैंड पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो आपको प्लांट किए जाते हैं अलग अलग क्रॉप्स। एंड देन दिस हेल्प प्रिवेंट, या फिर इट ऑल्सो रिड्यूसेस, क्या होगा, तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ना। ऑल्सो किसके लिए यूज हो रहा है, वी डोंट नो, तो ये तो आपका नहीं होगा। ऐसे हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 4 है और 4 यहाँ पे होगा नहीं। क्रॉप रोटेशन के बाद इट ऑल्सो रिड्यूसेस तो आएगा नहीं, है ना। तो ये तो हमें पता है कि गलत है। अब इसे अगर पढ़ के देखना है तो 2 के बाद 3 आ रहा है, ये हमने देख लिया। 3 के बाद 1 आ रहा है। दिस हेल्प्स प्रिवेंट, ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में न्यूट्रिएंट डिप्लीटेशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, एंड देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस, और ये रिड्यूस भी करता है the need for synthetic fertilizer. It also reduces the need for synthetic fertilizers. The 2 3 1 4, this is your right sequence, है ना। Option 1 is your right answer. Clear?
सो विद दिस हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं जो कि 18 सितंबर 2025 सीजीएल के पेपर में पूछे गए थे। कमेंट्स में बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।